हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग आज से एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे एंड दैट यूनिट इज एस ब्लॉक। हाइड्रोजन खत्म करने के बाद, हाइड्रोजन के सभी कंपाउंड्स को खत्म करने के बाद हम लोग नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट। और एस ब्लॉक एलिमेंट वाला पोर्शन आपके क्लास 11th वाले हिस्से में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब बात करेंगे आज एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे उसके बारे में बात करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब क्या है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वो एलिमेंट्स जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो दोज एलिमेंट्स in which valence electrons are present in s orbitals. Valence electrons are present in s orbitals are known as S block element, are known as S block element, are known as S block element। तो S ब्लॉक एलिमेंट हम किसको कहेंगे, जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो S ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, S ब्लॉक एलिमेंट। तो दोज एलिमेंट्स in which valence electrons are present in s orbitals are known as s block element। वो एलिमेंट जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे उसको हम कहते हैं s ब्लॉक एलिमेंट। अब s ब्लॉक एलिमेंट में क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखो, s ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के सभी एलिमेंट्स इंक्लूडेड है। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के सभी एलिमेंट इंक्लूडेड है। जैसे एस ऑर्बिटल होता है तो कभी एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो दैट इज NS1, दैट इज नोन एज NS1। और NS1 वाले जो एलिमेंट हैं इसमें अगर हम हाइड्रोजन को छोड़ दें तो बाकी सभी को हम एल्कली मेटल्स कह सकते हैं। ऑल अदर्स आर नोन एज एल्कली मेटल्स। तो इनके बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं अगर वो NS1 की कंडीशन पर हैं तो इसको हम कहेंगे एल्कली मेटल्स। और NS2 वाले जो मेंबर हैं इनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसकी मीनिंग भी अलग से, इसकी मीनिंग पर भी अलग से बात करेंगे। तो दो टाइप के एलिमेंट है एस ब्लॉक में, NS1 एल्कली मेटल्स और NS2 अल्कलाइन अर्थ मेटल। सिंपल सी बात है, अल्कली मेटल्स मतलब जो मेटल या उनके ऑक्साइड, द मेटल और इट्स ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करके अल्कलाइन नेचर के हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस अल्कलाइन हाइड्रोक्साइड। जैसे सोडियम ऑक्साइड को आप वाटर से ट्रीट करोगे तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम वाटर से ट्रीट करेंगे तो NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ट्रीट करेंगे तो KOH बनाएगा। एंड बोथ आर अल्कलाइन इन नेचर, और दोनों कैसे हैं, अल्कलाइन नेचर के हैं, ठीक। इसके बाद NS2 को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बाय नेचर एल्कली होते हैं और अर्थ के सरफेस पर पाए जाते हैं। इट इज फाउंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, सो इट इज नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, अब यहां पे देखो एल्कली मेटल्स, तो पहला मेंबर इसका हाइड्रोजन, हालांकि ये मेटल नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, बट NS1 का मेंबर तो है।
तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s1। और कौन कौन से मेंबर आएंगे एल्कली मेटल्स में, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। तो लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम आर द एल्कली मेटल्स। तो एल्कली मेटल्स में कौन कौन से मेंबर हैं इसमें, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। ये क्या हो जाएगा बैलेंस सेल इसका 2s1, इसका बैलेंस सेल हो जाएगा 3s1, इसका बैलेंस सेल हो जाएगा 4s1, दिस इज 5s1, दिस इज 6s1 एंड दिस इज 7s1। ओके, तो दीज आर द एल्कली मेटल्स। और एटॉमिक नंबर कैसे हो जाएंगे इसके 3, फिर 8 ऐड कर देंगे तो कितना 11, फिर 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, फिर ऐड करेंगे 18 और फिर 37। तो 30 रुबिडियम का हो जाएगा 37, सीजियम का 55 और फ्रांशियम का हो जाएगा एटॉमिक नंबर 87। तो दीज आर द एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम आर द एल्कली मेटल्स। अब बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। तो बेरिलियम NS2 क्यों है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है 1s2 2s2। तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं s ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 2s ऑर्बिटल। तो दिस इज NS2 and alkaline earth metal because its oxides are obtained from the surface of earth. Okay, तो बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम, ये आपके मेंबर्स हो गए NS2 वाले। ओके, दीज आर द मेंबर्स ऑफ NS2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, तो NS2 के मेंबर्स कौन कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। मैग्नीशियम में हो जाएगा 3s2, कैल्शियम में हो जाएगा बैलेंस सेल 4s2, 5s2, 6s2 और 7s2 इज द रेड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेडियम। ठीक है, तो अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन को छोड़कर सब मेटल्स हैं। और सेकंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। मेंबर्स in alkali metals are the lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium are the alkali metals, where beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium are the alkaline earth metals. अब वन बाय वन अल्कली मेटल्स के बारे में और क्या इनमें कॉमन वे में क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पहले यहीं से बात करना शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे पहले यहाँ से हम लोग कुछ चीज़ों की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको हम लोग यहाँ से बाहर निकालते हैं और यहीं से आगे हम लोग काम करना शुरू कर लेंगे, है ना। तो देखो, इसमें पहली बात, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, लाइटेस्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। मैंने लाइटेस्ट मेटल नहीं कहा है, ये ध्यान रखना, लाइटेस्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन। और पूरे यूनिवर्स की अगर बात करें तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा अमाउंट में भी मिलता है और हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 79% के आसपास। ठीक है, तो हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। सेकेंड पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, लिथियम इज द lightest metal. Lithium is the lightest metal. lithium सबसे हल्का मेटल है। lithium is the lightest metal. lithium is the lightest metal. lithium, sodium and potassium. lithium, sodium and potassium are lighter than water. lighter than वाटर। लिथियम, सोडियम और पोटासियम
पानी से भी हल्के होते हैं, लाइटर देन वाटर। लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम, मतलब ये तीनों मेटल ऐसे हैं जो वाटर के ऊपर फ्लो कर सकते हैं, लाइटर देन वाटर, क्योंकि इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है ना। तो लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम आर लाइटर देन वाटर। ओके, लिथियम इज द हार्डेस्ट एल्कली मेटल, hardest alkali metal. Lithium is the hardest alkali metal. Lithium सबसे हल्का क्षार धातु है। हार्डेस्ट मतलब कठोरतम क्षार धातु है, सबसे कठोर क्षार धातु है लिथियम। ठीक है, तो लिथियम इज द हार्डेस्ट एल्कली मेटल। एक बात और ध्यान रखना है, लिथियम ही एक ऐसा मेटल है इन अल्कली मेटल्स के पूरे ग्रुप में, मतलब सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम के साथ जब लिथियम है तो इस पूरे ग्रुप में लिथियम ही एक ऐसा मेटल है जिसको हम चाकू से नहीं काट सकते हैं। बाकी सभी मेटल सॉफ्ट मेटल होते हैं, कैन बी कट बाय द नाइफ। तो एक और बात ध्यान रखेंगे, लिथियम इज द हार्डेस्ट एल्कली मेटल। लिथियम कैन नॉट बी कट बाय नाइफ। लिथियम को चाकू से नहीं काटा जा सकता है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि बाकी सभी मेटल्स इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल, सभी मेटल्स में सबसे हल्का है लिथियम। लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम आर लाइटर देन वाटर। लिथियम इज द हार्डेस्ट एल्कली मेटल, लिथियम सबसे हार्डेस्ट एल्कली मेटल है। और लिथियम कैन नॉट बी कट बाय नाइफ, लिथियम को आप चाकू से नहीं काट सकते हो। बाकी सभी मेटल इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसमें क्या आएगा। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे, इसमें सीजियम एंड फ्रांशियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, सीजियम एंड फ्रांशियम are liquid metal above रूम टेम्परेचर। ऐसा मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं ताकि इसको आप ध्यान रख पाओ, above रूम टेम्परेचर, क्योंकि अंडर द रूम टेम्परेचर केवल एक ही लिक्विड मेटल है, वो है मर्क्यूरी। अंडर द रूम टेम्परेचर केवल एक ही लिक्विड मेटल है और वो है मर्क्यूरी। तो सीजियम और फ्रांशियम लिक्विड है एबव रूम टेम्परेचर, है ना। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है, एक और बात कर लेते हैं। गैलियम, गैलियम इज लिक्विड मेटल एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। गैलियम 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलने लगता है, मतलब जस्ट एबव रूम टेम्परेचर ये भी कैसा है, लिक्विड मेटल है। तो अब लिक्विड मेटल की अगर बात करेंगे तो बिलो रूम टेम्परेचर 25 से नीचे ओनली द मर्क्यूरी इज द नॉर्मल टेम्परेचर, पर मर्क्यूरी एक लिक्विड मेटल है। इसके अलावा सीजियम, फ्रांशियम और गैलियम भी लिक्विड मेटल हैं जस्ट एबव द रूम टेम्परेचर, जस्ट एबव द रूम टेम्परेचर। गैलियम इज लिक्विड एट 30 डिग्री, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। गैलियम इज लिक्विड मेटल एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्ट विथ हीट ऑफ हैंड, हीट ऑफ हैंड। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो हाथ पर रखने पर पिघल जाएगा, हथेलियों पर रखने पर पिघल जाने वाला मेटल कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा गैलियम, है ना। तो गैलियम इज मेल्ट विथ हीट ऑफ हैंड। हालांकि गैलियम पी ब्लॉक का मेंबर है, लेकिन क्योंकि हम लोग लिक्विड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो सभी टॉपिक को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो गैलियम इज ऑल्सो लिक्विड एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जब आप हाथ पर रखोगे, हाथ का टेम्परेचर, हथेलियों का टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो गैलियम क्या होगा, पिघल जाएगा आराम से उस हैंड टेम्परेचर से। ठीक है, इसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें, फ्रांशियम और एक NH2 का मेंबर, फ्रांशियम एंड वन मेंबर ऑफ NH2 दैट इज रेडियम। तो फ्रांशियम एंड रेडियम आर
फ्रेंशियम एंड रेडियम आर रेडियो एक्टिव मेटल्स, रेडियो एक्टिव मेटल्स। फ्रेंशियम और रेडियम दोनों रेडियो एक्टिव मेटल्स हैं। रेडियो एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं? जो अपने हाफ लाइफ पर इटसेल्फ डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, हाफ लाइफ पर इटसेल्फ डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं मतलब ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, और रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना शो करते हैं। तो फ्रेंशियम एंड रेडियम आर द रेडियो एक्टिव मेटल्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और यहाँ पे, रेडियम एंड पोलोनियम, पोलोनियम फिर पी ब्लॉक का मेंबर है। रेडियम एंड पोलोनियम was discovered by मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी कहते हैं इनको, है ना। मैडम क्यूरी ने डिस्कवर किया रेडियम और पोलोनियम नाम के दो एलिमेंट को, और रेडियम को आइसोलेट किया था मैडम क्यूरी ने यूरेनियम के और पिच ब्लेंडी से। तो रेडियम इज isolated from an ore of uranium, रेडियम इज आइसोलेटेड फ्रॉम एन ओर ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम के ओर से मैडम क्यूरी ने रेडियम को आइसोलेट किया था। वो रेडियम इज आइसोलेटेड फ्रॉम एन ओर ऑफ यूरेनियम कॉल्ड पिच ब्लेंडी। ये सब जनरल नॉलेज के पॉइंट्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिच ब्लेंडी से मैडम क्यूरी ने रेडियम को आइसोलेट किया था, और पिच ब्लेंडी जो है वो यूरेनियम का ओर है। इसका फॉर्मूला होता है U3O8। इट्स फॉर्मूला इज U3O8। इसका फॉर्मूला है U3O8। U3O8 इज द फॉर्मूला ऑफ पिच ब्लेंडी, ठीक है। तो मैडम क्यूरी ने रेडियम को आइसोलेट किया यूरेनियम से, और अबाउट 3 लाख टाइम्स मोर रेडियो एक्टिव होता है रेडियम एज कंपेयर टू यूरेनियम। 3 लाख टाइम्स मोर रेडियो एक्टिव देन यूरेनियम, मतलब जिससे निकलता है, जिस यूरेनियम से निकला उससे भी 3 लाख गुना 3 लाख टाइम्स मोर रेडियो एक्टिव होता है। तो ये बात ध्यान रखना है, 3 लाख टाइम्स मोर रेडियो एक्टिव देन यूरेनियम। तो पिच ब्लेंडी से रिकवर किया था, आइसोलेट किया था मैम क्यूरी ने यूरेनियम का ओर है पिच ब्लेंडी, जिससे आइसोलेट किया रेडियम को, ठीक है, और 3 लाख टाइम्स मोर रेडियो एक्टिव होता है एज कंपेयर टू यूरेनियम, है ना। एक और इंपॉर्टेंट बात, फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेडियम, मैडम क्यूरी was awarded by Nobel Prize in 1911, और इस डिस्कवरी के लिए मैडम क्यूरी को 1911 में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है ना। और पोलोनियम जो है उस एलिमेंट के नाम पर उनकी कंट्री का नाम पोलैंड रखा गया। तो ये हिस्टोरिकल चीज़ें हैं लेकिन जनरल नॉलेज के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो देयर इज द रेडियम एंड पोलोनियम, एंड मैडम क्यूरी वॉज डाइड बाय द ल्यूकेमिया, और मैडम क्यूरी की डेथ भी, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के साथ ही रहती थी, तो इसलिए उनकी डेथ भी जो है वो ब्लड कैंसर से हुई, जिसको हम ल्यूकेमिया भी कहते हैं ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। अब बात करते हैं हम फिर से अल्कली मेटल्स के बारे में। व्हाट इज द अल्कली मेटल्स? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हमने बात किया। नाउ अल्कली मेटल्स के जनरल प्रॉपर्टी पर बात करेंगे। तो अल्कली मेटल्स में कौन कौन से आएंगे? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। तो फ्रांशियम रेडियो एक्टिव है, तो इसकी प्रॉपर्टी
डिफर करती है बाकी सभी की प्रॉपर्टी से, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, इसीलिए हम उनको कॉमन स्टडी ऑर्डर में नहीं डालते हैं ना। तो रेडियम और फ्रांशियम की जो प्रॉपर्टीज है वो NS1 और NS2 में वो बाकी से डिफर होगी, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम आर द अल्कली मेटल्स, आर द अल्कली मेटल्स। इन सबको हम कहते हैं एल्कली मेटल्स, आर द एल्कली मेटल्स। मेटल्स एंड इट्स ऑक्साइड, metals and its oxide, metals and its oxides reacts with water to form hydroxide, react with water to form hydroxide, react with water to form hydroxide, react with water to form हाइड्रोक्साइड। इनमें से कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके या उसका ऑक्साइड भी वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। सो इट इज कॉल्ड अल्कली मेटल्स लाइक दिस। अगर ये मेटल इटसेल्फ भी है तो भी वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, NaOH बनाएगा, इट फॉर्म्स NaOH प्लस hydrogen gas. तो metal and its oxides reacts with water to form alkaline hydroxide, so it is known as alkali metals, इसलिए इनको हम कहते हैं alkali metals। अब बात करते हैं इनके कुछ जनरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। तो अगला अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करेंगे मेटल्स की। तो पहली बात करते हैं एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज, अब जैसे जैसे आप डाउन साइड जाओगे तो नया ऑर्बिट ऐड होते जाता है। आफ्टर द चेंज ऑफ एवरी पीरियड a new orbit is connected with atom. After the change of every period a new orbit is connected with atom, ठीक है। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से बाहर के ऑर्बिट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए जो एटॉमिक साइज है वो कॉन्टिन्यूसली क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो देखो जैसे लिथियम है तो ये क्या हो जाएगा 2 1, मतलब न्यूक्लियस हुआ, पहला ऑर्बिट हुआ, दूसरा ऑर्बिट हुआ। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, नाउ इट इज 2 8 1। तो न्यूक्लियस, इसके बाद फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। पोटाशियम 19, तो क्या हो जाएगा 2 8 8 1, वन मोर ऑर्बिट इज देयर, वन मोर ऑर्बिट इज देयर, तो 1 2 3 4, तो 4 ऑर्बिट इज देयर। तो आफ्टर द चेंज ऑफ एवरी पीरियड देयर इज कनेक्टिविटी ऑफ न्यू ऑर्बिट, एक नया ऑर्बिट जुड़ जाएगा। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज चेंज आर इंक्रीजेस। तो ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के बढ़ने के कारण एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा, डाउन साइड जाने पर इंक्रीज होता जाएगा। और ये सब चीजें हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, है ना। तो एक सिंपल सी बात ध्यान रखेंगे, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, atomic size increases from lithium to cesium, atomic size increases from lithium to cesium, ओके। तो लिथियम से सीजियम तक जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, क्योंकि हर बार पीरियड के चेंज होने पर एक नया ऑर्बिट जुड़ जाएगा और नए ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, जिससे बाहर के ऑर्बिट पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। तो क्लियर, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, इसलिए लिथियम से सीजियम तक जाने पर एटॉमिक साइज क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, ठीक।
और जितने भी पीरियड्स हैं ऑल पीरियड्स में सबसे बड़ा साइज होता है अल्कली मेटल्स का, तो लार्जेस्ट साइज इन इट्स पीरियड। तो अल्कली मेटल्स का जो साइज है लार्जेस्ट इन द पीरियड। तो एक बात और ध्यान रखेंगे, इट इज लार्जेस्ट इन साइज इन द पीरियड, लार्जेस्ट इन साइज इन द पीरियड। अपने पीरियड में अल्काली मेटल, जैसे हमने कहा कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इस तरफ हम चलते हैं तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होता जाता है। तो अपने पीरियड में लिथियम का साइज सबसे बड़ा है। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो यहाँ पे सबसे बड़ा साइज किसका है, सोडियम का साइज सबसे बड़ा है। ठीक है, तो अपने पीरियड में अल्कली मेटल्स का जो साइज होता है वो लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट साइज इन द पीरियड। ओके, तो अल्कली मेटल्स के साइज के बारे में हम लोगों ने बात किया। अल्कली मेटल्स का जो साइज है वो अपने पीरियड में सबसे बड़ा है। ओके, अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सब पुराने पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। एक बार स्लाइटली रिवाइज कर लेंगे यहाँ पे, तो फिर हमको आगे के पीरियड्स में भी चलने पर आराम से समझ में आएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, तो देखो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, ग्रेजुअल इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ेगा मतलब न्यूक्लियस से बाहर के ऑर्बिट का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ओके, व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, amount of energy required to remove the electron from valence shell of an atom। ठीक है, बैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। बट हमें कितना ध्यान रखना है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं साइज बड़ा हो रहा है, साइज बड़ा होने के कारण न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, और अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजियर होगा, देन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ईजियर। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ionization energy decreases from lithium to cesium, ionization energy decreases from lithium to cesium। okay, तो ionization energy decreases from lithium to cesium, ionization energy lithium से cesium तक जाने पर कम होगी। Ionization energy decreases from lithium to cesium, decreases from lithium to cesium। अब आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो उसको ध्यान रखेंगे, डेंसिटी। ठीक है, तो देखो जैसे साइज बड़ा है, वॉल्यूम बड़ा है, तो नेचुरली कैसे हैं, लाइटर हैं। तो लो डेंसिटी वाले तो सभी हैं, मेटल्स ऑफ लो डेंसिटी तो हम इनको कह ही सकते हैं, मेटल्स ऑफ लो डेंसिटी, मेटल्स ऑफ लो डेंसिटी, लो डेंसिटी वाले मेटल हैं, मेटल्स ऑफ लो डेंसिटी बिकॉज ऑफ लार्ज वॉल्यूम, बिकॉज ऑफ लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम, बिकॉज ऑफ लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम, लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम के बड़ा होने के कारण इनकी डेंसिटी कम होती है। तो लो डेंसिटी बिकॉज ऑफ लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम। अब जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो वॉल्यूम के साथ साथ मास भी बढ़ेगा, तो पर यूनिट वॉल्यूम के साथ मास भी बढ़ता जाएगा, तो डेंसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना चाहिए। लेकिन एक केवल चेंज आपको देखने को मिलेगा, देखो डेंसिटी का जो ट्रेंड है, लिथियम के बाद पोटाशियम के बाद सोडियम
के बाद रुबिडियम के बाद सीजियम आएगा, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक चेंज आया, वो क्या आया, पोटाशियम की डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ पोटाशियम, द डेंसिटी ऑफ potassium is less than sodium. The density of potassium is less than sodium. Density of potassium is less than sodium. Density of potassium is less than sodium because of sudden increase in atomic volume. Because of sudden increase in atomic volume, because of sudden increase in atomic volume, क्योंकि इसका एटॉमिक वॉल्यूम सडन इंक्रीज हो जाएगा। फोर्थ ऑर्बिट आ गया, तो फोर्थ ऑर्बिट आ गया तो इसका मतलब हुआ 4s 4p 4d 4f सारे ऑर्बिटल आ गए, तो सडनली वॉल्यूम बढ़ जाने के कारण पोटाशियम का डेंसिटी सोडियम की डेंसिटी से कम है, अदरवाइज डेंसिटी डाउनसाइड जाने पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम lithium to cesium, but there is one change, the density of potassium is less than density of sodium, because in case of potassium fourth orbit is involved, and fourth orbit involve हो गया अचानक से, तो उससे क्या फर्क पड़ा, 4s 4p 4d 4f सारे ऑर्बिटल आ जाएंगे, तो उसके कारण लार्ज वॉल्यूम अचानक से बढ़ जाएगा और वॉल्यूम बढ़ने के कारण डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये जो एक्सेप्शनल पॉइंट्स आ रहे हैं इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो डेंसिटी का ट्रेंड हो गया अल्कली मेटल्स के लिए, लो डेंसिटी वाले मेटल्स हैं क्योंकि वॉल्यूम बड़ा होता है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखना है, पोटाशियम का जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो सडन बढ़ जाता है एज कंपेयर टू मास, इसलिए पोटाशियम की डेंसिटी जो है वो सोडियम की डेंसिटी से कम है। ठीक, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। डेंसिटी के बाद बात करते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल पर बात कर लिया, ऑक्सीडेशन नंबर पे बात करते हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं सब कैसे हैं, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इट मींस इट हैज टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है। और कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 8 1, तो देयर इज टेंडेंसी टू लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन है ना, तो ऑल हैव टेंडेंसी टू लॉस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इट मींस द ऑक्सीडेशन नंबर इज +1। कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स इज ऑलवेज +1, oxidation number is always +1, तो ये सब +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। ऑल द अल्कली मेटल्स शो द +1 ऑक्सीडेशन नंबर, सभी अल्कली मेटल्स +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। ऑल द अल्कली मेटल्स शो द +1 ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, अब उसके बाद अगले पॉइंट पे बात करते हैं। तो जितने भी अल्कली मेटल्स हैं सब +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। अब उसके बाद बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, तो मेटल्स हैं तो कॉमनली हम मेल्टिंग पॉइंट पर बात कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, अब देखो नीचे जाने पर साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल, और नीचे जाने पर साइज बड़ा होता जा रहा है। साइज बड़ा हो गया मतलब न्यूक्लियस और बाहर के ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, इट मींस द इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बॉन्डेड, जितना डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा उतना अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्डेड है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट डाउन साइड जाने पर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट डाउन साइड जाने पर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या क्या बातें ध्यान रखना है,
लार्ज एटॉमिक साइज, लार्ज एटॉमिक साइज, लार्ज एटॉमिक साइज, इनका एटॉमिक साइज कैसा होता है? बड़ा होता है। लार्ज एटॉमिक साइज, large atomic size and size increases from lithium to cesium, size increases from lithium to cesium, और डाउन साइड जाने पर साइज क्या हो रहा है? बड़ा होता जा रहा है। साइज इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, सीजियम तक जाने पर साइज क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। तो लार्ज एटॉमिक साइज एंड साइज इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। only one electron is present in the balance cell, only one electron is present in the balance cell, और बैलेंस सेल के अंदर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द बैलेंस शेल। it is loosely bonded, due to large साइज। जितना साइज बड़ा होता जाएगा उतनी बॉन्डिंग वीक होती जाएगी, जितना साइज बड़ा होता जाएगा उतनी बॉन्डिंग वीक होती जाएगी। लूजली बॉन्डेड ड्यू टू लार्ज साइज। हेंस मेल्टिंग पॉइंट decreases from lithium to cesium, melting point decreases from lithium to cesium। इसलिए लिथियम से सीजियम तक जाने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस फ्रॉम lithium to cesium, melting point decreases from lithium to cesium। लिथियम से सीजियम तक जाने पर मेल्टिंग पॉइंट ग्रेजुअली कम होता जाएगा, साइज बड़ा हो गया एंड देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल, ऑलरेडी लूजली बॉन्डेड रहेगा, और जैसे जैसे साइज और बड़ा होता जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट और कम होता जाएगा। डाटा भी मैं आपको दे देता हूँ। डाटा हालांकि कोई काम का नहीं रहता, लेकिन फिर भी लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स। तो व्हाट इज अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन एक क्राइटेरिया ध्यान रखने में, मेल्टिंग पॉइंट का जो डाटा है वो आसान काम करेगा आपके लिए। और बॉइलिंग पॉइंट भी नीचे जाने पर एज इट इज डिक्रीज होता है। 454 दिस इज इन कैल्विन, है ना, 454 कैल्विन, 454, 371 कैल्विन, और इसके बाद पोटाशियम में आ जाएगा 336, रुबिडियम में आ जाएगा 312, और सीजियम में आ जाएगा, ये सीजियम में दर इज सम चेंज 302। तो देखिए कंटिन्यूअस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट। तो डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट एज सेम एज बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो डिक्रीजेस। तो डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट कंटिन्यूअस क्या होता जा रहा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। देयर इज डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो इट इज अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्कली मेटल्स। अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमलगम। फॉर्मेशन ऑफ अमलगम। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ अमलगम? मिक्सचर ऑफ एनी मेटल विथ मर्क्यूरी, मिक्सचर ऑफ एनी मेटल विथ मर्क्यूरी, मिक्सचर ऑफ metal with mercury, mixture of metal with mercury is called amalgam. Mixture of metal with mercury is called
अमलगम किसी भी मेटल का मर्क्यूरी के साथ जो कॉम्पोजिशन होता है, जो मिक्सचर बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। और यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? ऑल द अल्कली मेटल्स, all the alkali metals, all the alkali metals form amalgam with mercury, all the alkali metals form amalgam with mercury, सभी alkali metals मर्क्यूरी के साथ अमलगम बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल अमलगम बनाते हैं, केवल थोड़े से ही ऐसे मेटल हैं जो मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट नहीं करते, बाकी सभी मेटल उसके साथ मिक्स हो जाते हैं ना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिल्वर अमलगम, AgHg, सिल्वर अमलगम यूज फॉर डेंटल फिलिंग्स, किसी के दांतों में जब छेद हो जाता है ना, तो उसको फिल करने के लिए यूज करते हैं, यूज फॉर डेंटल फिलिंग्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और एक अभी देखिए, पिछले बार जब कभी अमलगम से क्वेश्चन आया है या इस मर्क्यूरी वाले और मेटल वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया, तो उसमें क्वेश्चन ये था कि कौन सा मेटल ऐसा है जिसके बने हुए कंटेनर में हम मर्क्यूरी को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज व्हाट? in which container of which one of the following metal mercury can be transferred from one place to another place। किस मेटल से बने हुए कंटेनर में मर्क्यूरी को हम एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब क्या पूछना चाह रहा है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो मर्क्यूरी के साथ मिक्स नहीं होता है, क्योंकि अगर मिक्स हो गया, जैसे सिल्वर के कंटेनर में आप ट्रांसफर करो तो AgHg बन जाएगा, ठीक है, इट फॉर्म्स अमलगम। तो that is the important point, iron, cobalt and nickel, iron, cobalt and nickel do not form amalgam with mercury, do not form amalgam with mercury। ये मेटल्स हैं आयरन, कोबाल्ट और निकल जो मर्क्यूरी के साथ अमलगम फॉर्म नहीं करते हैं। तो इनके जो बने हुए कंटेनर होंगे, इट इज सुटेबल टू कैरी मर्क्यूरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो कंटेनर ऑफ दीज metals are suitable to carry mercury। इन मेटल्स के कंटेनर में हम मर्क्यूरी को कैरी कर सकते हैं। ओके, तो कौन कौन से मेटल? उसमें जो जिस बार यह आया था उसमें ऑप्शन में आयरन था, लेकिन आयरन, कोबाल्ट और निकल तीनों को हम ध्यान में रख सकते हैं। तो आयरन, कोबाल्ट और निकल से बने हुए कंटेनर में इन मेटल्स में से किसी का भी कंटेनर मर्क्यूरी को कैरी करने के लिए यूज हो सकता है। तो आयरन, कोबाल्ट या निकल के बने हुए कंटेनर के अंदर हम मर्क्यूरी को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं। एनी वन ऑफ द मेटल इज यूज्ड इन दीज थ्री टू कैरी मर्क्यूरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, नाउ अब बात करेंगे अगले पॉइंट पर, दैट इज फ्लेम कलर। तो देखो, फ्लेम कलर लेने के लिए क्या करते हैं, किसी भी मेटल को बंसन बर्नर की फ्लेम पर हीट करते हैं। अगर आप कभी लैब में गए होंगे तो इस टाइप के नोजल वाला बर्नर आपको, ऐसा नोजल वाला बर्नर आपको दिखा होगा, है ना। इसको क्या कहते हैं? बंसन बर्नर। तो उसकी फ्लेम पर हीट करके देखते हैं फ्लेम कलर लेने के लिए, ठीक है। तो फ्लेम कलर लेने के लिए बंसन बर्नर की फ्लेम को यूज किया जाता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और जब बंसन बर्नर की फ्लेम पे हीट करेंगे तो अल्कली मेटल्स कलर प्रोड्यूस कर देंगे, क्योंकि इनका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होता है। तो क्या ध्यान रखेंगे? ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी, ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी
due to low ionization energy, all the alkali metals produce flame color. All the alkali metals produce flame color. सभी अल्कली मेटल्स अपने आयोनाइजेशन एनर्जी के कम होने के कारण फ्लेम कलर प्रोड्यूस करते हैं. ऑल द अल्कली मेटल्स एंड देयर सॉल्ट प्रोड्यूसेस द फ्लेम कलर. ओके, अब बात करते हैं कलर के बारे में. तो विच कलर इज गिवन बाय विच मेटल. ठीक है, तो लिथियम में क्रिम्सन रेड. सोडियम में गोल्डन येलो. सोडियम में गोल्डन येलो. पोटाशियम में आता है लाइट वॉयलेट, पेल वॉयलेट भी बोलते हैं इसको, वॉयलेट. ओके, रुबिडियम में आता है रेड वॉयलेट. और सीजियम में आता है ब्लूइश कलर इन सीजियम. सीजियम में आएगा ब्लू और ब्लू वॉयलेट. ब्लू और ब्लू वॉयलेट. ओके, तो देयर इज द कलर ऑफ alkali metals on Bunsen burner flame. So all alkali metals give the flame color on the Bunsen burner flame when it is heated on the Bunsen burner flame due to its low ionization energy. Okay, और अगले लेक्चर में हम लोग यहाँ से आगे के हिस्से पर काम करेंगे. ओके, थैंक यू.